नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट क्लास इन हिंदी इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बैलेंस शीट क्या होती है। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। ठीक, और मैंने ये भी कहा था कि अगले वीडियो में आपको किसी कंपनी की रियल बैलेंस शीट दिखाऊंगा और उसमें हम देखेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे होता है और उसको किस तरीके से देखना है, मतलब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक एग्जांपल लेंगे। बैलेंस शीट दो प्रकार की होती है। ठीक, पहली होती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और दूसरी है स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। ठीक, तो अभी हम जो एग्जांपल ले रहे हैं इसमें हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का एग्जांपल इसलिए लेंगे क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कंपनी का पूरे बिजनेस का डाटा शामिल होता है। पूरे बिजनेस का मतलब हम अगर एग्जांपल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का, मान लो यहाँ पे किसी भी शेयर को बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख रहे हैं। तो एग्जांपल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का। इसका जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम देखेंगे तो इसमें रिलायंस का जो है ऑयल बिजनेस प्लस जियो टेलीकॉम प्लस रिलायंस रिटेल और बाकी सभी छोटी कंपनीज के एसेट्स जैसे टावर्स हो गया, स्टोर्स हो गया, फैक्ट्रीज हो गई और लाइबिलिटीज़, कर्जा। ठीक, इसके साथ ही शेयर होल्डर इक्विटी जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, इनको मिलाकर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, इसलिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम देखेंगे। अगर हम स्टैंड अलोन बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें सिर्फ रिलायंस का मेन काम जो है, मतलब ऑयल रिफाइनरी और केमिकल वाला जो जामनगर में इनका फैक्ट्री है, उसी से संबंधित हमको बैलेंस शीट देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री का हमको पूरे कंपनी का बैलेंस शीट देखना है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे इसकी बैलेंस शीट देखता हूँ उसी साइट का नाम आपको बता रहा हूँ, या मैं देखता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे पसंद है, मतलब। ठीक, तो हमको जाना है screener.in पे। ठीक है, इसमें जाने के बाद आपको सीधा टाइप करना है रिलायंस इंडस्ट्री। ये पेज खुल जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अभी बैलेंस शीट। तो यहाँ पे जितने भी कंसोलिडेटेड फिगर्स हैं ये करोड़ में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है व्यू स्टैंड अलोन। अगर किसी कंपनी का स्टैंड अलोन बैलेंस शीट हमको देखनी है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, बैलेंस शीट जो है हर साल प्रस्तुत की जाती है मार्च में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मार्च 18, 19, 20 ऐसे चलते चलते हर साल का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी मार्च 25 और ये सितंबर 25। ठीक, सितंबर 25 इसलिए है यहाँ पे देखिए क्योंकि अभी सेबी के नए नियमों के अनुसार बैलेंस शीट जो है या जो भी नंबर्स है वो आपको साल में 2 बार देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में वो है इक्विटी कैपिटल, जिसकी हमने पिछले वीडियो में बात की थी। ये है इक्विटी कैपिटल, मतलब मालिकों का पैसा। ठीक है, मालिक में क्या क्या शामिल है, इसमें शेयर होल्डर्स है, साथ ही प्रमोटर्स, FIIs, DIIs, आपके जैसे हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें शामिल है। ये सभी का पैसा है इक्विटी कैपिटल। ठीक, यहाँ पे दूसरा कॉलम है रिजर्व्स का। ठीक है, तो रिजर्व में क्या आता है, इसमें कंपनी का जो संचित लाभ है जिसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं का हिस्सा इसमें शामिल है। ठीक है, जिसे कंपनी ने डिविडेंड या फिर लाभांश जिसको बोलते हैं उसके रूप में शेयर होल्डर्स को बांटा नहीं है। ठीक है, शेयर होल्डर्स को बांटने के बजाय कंपनी ने भविष्य की ज़रूरतों, आकस्मिक खर्चों और कंपनी का विस्तार करने के लिए अलग रखा है। ठीक है, कंपनी चाहती है कि इसको मैं डिविडेंड के रूप में ना दूं और यही पैसे को मैं बिजनेस बढ़ाने के लिए यूज़ करूं। ठीक है, और वो जितना ज़्यादा है, जैसे देख पा रहे हैं ये जितना ज़्यादा है, रिजर्व जितना ज़्यादा है ना, उतनी ही कंपनी अंदर से मजबूत होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो डिविडेंड बांटने के बजाय कंपनी के विस्तार के लिए उस पैसे का यूज़ करेगी। ठीक है, तीसरा कॉलम है बोरोइंग्स। ठीक है, यहाँ पे बोरोइंग्स के सामने आपको दिखाई दे रहा है
मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बोरोविंग्स के सामने यहाँ पे एक प्लस का निशान है, ठीक है। तो उस निशान को जैसे हम टच करेंगे ना, तो बोरोविंग्स का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोरोविंग्स में क्या क्या शामिल है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है, लीज लाइबिलिटी है और अदर बोरोविंग्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। बोरोविंग्स ये वो पैसा है जो कंपनी ने अपने बिजनेस को चलाने या फिर बढ़ाने के लिए बाहर से, मतलब बैंक हो गया, संस्था हो गई, या किसी से मतलब एक निश्चित समय के लिए ब्याज पर लिया है, ठीक है। इक्विटी कैपिटल और रिजर्व कंपनी का अपना पैसा है। इक्विटी कैपिटल ये है ना, और ये रिजर्व ये क्या है, कंपनी का अपना पैसा है जो प्रॉफिट से कमाया है, ठीक है। लेकिन बोरोविंग्स जो है वो कंपनी का पराया पैसा है, वो कंपनी का नहीं है, जो एक ना एक दिन ब्याज के साथ किसी को लौटाना है, वो है बोरोविंग्स, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है। ये क्या है, ये वह कर्जा है जो कंपनी को 1 साल से ज़्यादा समय के बाद चुकाना है, मतलब 12 महीने के बाद इसको चुकाना है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को, जैसे कि बैंक का लोन है या फिर बॉन्ड्स है, ठीक है। इस तरह का मतलब 1 साल के बाद चुकाना है इसको, इसलिए ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स ये वह कर्जा है जो 1 साल के अंदर चुकाना है, 12 महीने के अंदर इसको चुकाना है। उसके बाद है लीज लाइबिलिटी, ठीक। तो इसमें क्या शामिल है, एक कंपनी द्वारा किसी संपत्ति जैसे बिल्डिंग्स हो गई, उसका व्हीकल्स हो गई, मशीनरी हो गई, इनको क्या है लीज मतलब किराए पे लेती है, बदले में किराए देने का वादा करते हैं, ठीक है। कंपनी क्या करती है, किराए देने का वादा करती है। तो यह जो वादा है किया हुआ, उसका टोटल आज की वैल्यू को ही क्या बोलेंगे, लीज लाइबिलिटी। क्या मतलब इसका, मतलब यही है, कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए कोई मशीनरी या फिर बिल्डिंग्स किराए पे लेती है, ठीक है। तो उसका किराया, भविष्य में जो किराया होने वाला है वो देने का वादा करती है, इतने साल तक हम इतना किराया देंगे, ठीक है। तो उसकी आज की जो वैल्यू है उसी को कहेंगे लीज लाइबिलिटी, ठीक। अगर लीज लाइबिलिटी बढ़ रही है, साथ में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कंपनी अपना बिजनेस फैला रही है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ बैंक लोन बढ़ रहा है तो सावधान होने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आता है अदर बोरोविंग्स, ठीक है। इसमें क्या है, यह वो कर्जा है जो कंपनी ने लिया तो है, लेकिन वो सीधा बैंक से या बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसमें पैसा वो शामिल होगा जो बाजार से कम समय के लिए उठाया गया है, ठीक है। या फिर विदेश से माल मंगवाती है कंपनी उधारी पर, ठीक है, वो भी इसमें शामिल होता है। साथ ही कंपनी अपनी किसी सब्सिडरी या प्रमोटर से पैसा उधार लेती है, ठीक है, वो इसमें शामिल होता है अदर बोरोइंग्स में, ठीक है। ये हो गया बोरोइंग्स का ब्रेकडाउन, ठीक है। नेक्स्ट है अदर लायबिलिटीज, ठीक है। ये मुख्य रूप से वो कर्जा या बकाया है जिन्हें कंपनी को भविष्य में चुकाना होता है, ठीक है। तो जैसे हम इसको प्लस के निशान पे टच करेंगे तो इसका ब्रेकडाउन इस तरह खुल जाएगा। तो फर्स्ट है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब एक बड़ी कंपनी मतलब पेरेंट्स कंपनी है और किसी दूसरी कंपनी में मतलब उसकी सब्सिडरी जिसको बोलते हैं, सब्सिडरी के 50% से ज्यादा शेयर को खरीदती है लेकिन 100% नहीं खरीदती। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब यही है पूरा स्टेक नहीं लेती है, ठीक है। तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो बाहर के शेयर होल्डर के पास रहता है, तो उसे ही क्या बोलेंगे हम, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। इसमें 2 नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हो गया नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और ये हो गया ट्रेड पेएबल। अब ये 2 नंबर है ट्रेड पेएबल, तो इससे क्या मतलब है, तो ये वो पैसा है जो कंपनी को अपने सप्लायर्स या वेंडर्स को देना है जिससे कंपनी ने रॉ मटेरियल्स सामान या सर्विस उधार पे ली है, ठीक है। उसके बाद है अदर लायबिलिटी आइटम्स। ये कंपनी का कोर बिजनेस मतलब उधारी या बड़े कर्जों में नहीं आता है, ठीक है। ये वो मिले जुले छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो हुआ तो है कंपनी की तरफ से लेकिन उनका भुगतान अभी करना बाकी है, जैसे कि सरकारी टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, इस तरह से मतलब, ठीक है। ये हो गया अदर लायबिलिटीज का ब्रेकडाउन, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल
लाइबिलिटीज, इसमें वो पूरा पैसा आएगा जो कंपनी को बाहर वालों को चुकाना है। इसमें बैंक के लोन है, सप्लायर्स का पैसा है, सरकारी टैक्स है और बाकी सारी देनदारियां शामिल होती है। ठीक है, मतलब इक्विटी कैपिटल से लेके अदर लाइबिलिटीज तक जितना भी खर्चे हुए हैं उसी का जोड़ है टोटल लाइबिलिटीज। ठीक, नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट। ठीक, तो फिक्स्ड एसेट में भी प्लस का निशान है, वहां पे हम टच करेंगे तो उसका ब्रेकडाउन खुल जाएगा। ब्रेकडाउन खुल गया है तो इसमें क्या क्या आएगा, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, शिप्स है, व्हीकल्स है, ठीक है, इक्विपमेंट्स है, फर्नीचर है, गाड़ियां हैं और इंटेंजिबल एसेट्स है और अदर फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, ये सब किस में आएगा, फिक्स्ड एसेट में। ये लंबी अवधि की ठोस संपत्तियां हैं जिन्हें कोई व्यवसाय आय उत्पन्न करने के उद्देश्य से खरीदता है, न कि बेचने के लिए। ठीक है, ये बेचने के उद्देश्य से कंपनी नहीं खरीदी है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी, ये तो अपने बिजनेस चलाने के लिए खरीदती है। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे फिक्स्ड एसेट। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रॉस ब्लॉक। वो क्या है, लैंड से लेके अगर हम अदर फिक्स्ड एसेट तक इनको अगर जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस ब्लॉक मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, मतलब संचित मूल्यह्रास। मतलब जैसे मशीनरी हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, इनके खरीदे जाने से लेके अब तक का कुल मूल्यह्रास इसमें आता है। ठीक है, ये हो गया फिक्स्ड एसेट का ब्रेकडाउन। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका क्या मतलब है, जो अभी काम अधूरा है, निर्माणाधीन है मतलब, ठीक है, या पूर्ण नहीं हुआ है, जैसे कि निर्माणाधीन अगर बिल्डिंग है, प्लांट है या मशीनरी है, इसमें सामग्री, श्रम और परियोजना से जुड़े सभी खर्च तब तक जुड़ेंगे जब तक वह उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती। ठीक है, जिसे बाद में फिक्स्ड एसेट के रूप में स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्या मतलब इसका, जब तक फैक्ट्री बन रही है उसका खर्चा कहाँ आएगा, CWIP में रहेगा। ठीक है, और जैसे ही फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा वो CWIP से निकलकर कहाँ जाएगा, फिक्स्ड एसेट में चला जाएगा। जब तक फैक्ट्री बन रही है उसका खर्चा इसमें शो होगा, और जैसे ही फैक्ट्री बन गई और प्रोडक्शन उस फैक्ट्री में चालू हो जाएगा उसका खर्चा उठ के कहाँ जाएगा, फिक्स्ड एसेट में। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये वो पैसा है जो कंपनी ने अपने कोर बिजनेस, जैसे रिलायंस का अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, तो रिलायंस के लिए ऑयल या रिटेल ये उनका कोर बिजनेस है, तो कोर बिजनेस से बाहर कहीं और लगाया है कंपनी ने ताकि वहां से भी एक्स्ट्रा कमाई हो सके, तो उस पैसे को हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है अदर एसेट्स। ठीक है, इसके सामने भी प्लस का निशान है, उसको हम टच करेंगे तो अदर एसेट्स का ब्रेकडाउन खुल जाएगा। इसमें कंपनी के वो सारे रिसोर्सेस आते हैं जो मेन कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। मेन कैटेगरी मतलब फिक्स्ड एसेट में भी नहीं बैठता है, कैश में भी नहीं है और इन्वेंटरी में भी नहीं बैठता है, वो अदर एसेट्स में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो भी इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। फर्स्ट में है इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज मतलब क्या है, इनका गोडाउन में माल रखा है। ठीक है, अगर इन्वेंटरीज बढ़ रही है और सेल्स नहीं हो रही है तो इसका मतलब सामान क्या हो रहा है, गोडाउन में पड़ा है, बिक नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ये क्या है, कस्टमर से आने वाला उधार है ये। ठीक है, उसके बाद आता है कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक, तो इसमें क्या है, ये तुरंत खर्च करने लायक पैसा है। ठीक है, जैसे कि बैंक अकाउंट है या फिर तिजोरी में रखा कैश है, साथ ही ऐसी जगह इन्वेस्ट किया गया पैसा जो कि 3 महीने के अंदर कैश बन सकता है। ठीक है, उसके बाद है लोन एंड एडवांसेस। ये क्या है, दूसरों को दिया हुआ एडवांस या उधार। इसमें एम्प्लॉयज को या फिर सप्लायर्स को दिया हुआ एडवांस शामिल होता है, या फिर किसी सब्सिडरी को दिया हुआ शॉर्ट टर्म लोन शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अदर एसेट आइटम। ठीक, इसमें वो सारी चीजें आएंगी बची हुई जो ऊपर की किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठती है। ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम है। ठीक है, उसके बाद GST इनपुट क्रेडिट जो कि सरकार से वापस लेना है। ठीक है, वो इसमें शामिल होता है। ठीक, बैलेंस शीट का लास्ट पॉइंट है टोटल एसेट्स। ठीक है, ये क्या है,
फिक्स्ड एसेट से लेकर अदर एसेट तक इनका कुल योग किसमें होगा? टोटल एसेट में। ठीक है, तो यहां तक की ये थी बैलेंस शीट। ठीक, बैलेंस शीट को मैंने इक्विटी कैपिटल से लेके टोटल एसेट तक मैंने कवर किया है। यहाँ पे बैलेंस शीट खत्म होती है। ठीक है, अगर इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी पॉइंट में डाउट अगर है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। यहाँ पर अपना बैलेंस शीट का चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।